मैक्रो लेवल पॉलिटिक्स में और क्या क्या आपको बदलता दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो है मेरे को लगता है कि ममता बनर्जी को अपना पार्टी को एकजुट रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी है उनका जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसको भी एकजुट रखना जरूरी है, क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी का चेयरपर्सन वो खुद है। तो वो अभी पता नहीं कलकत्ता रहेगा ना दिल्ली आएगा, अभी तो देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर अगर इसको एकजुट रख पाएगा तभी उसका भविष्य पॉलिटिकल रणनीति तय कर पाएगा। लेकिन अभी भाजपा को बंगाल से बहुत पहली बार 4 या कम से कम 5 भी हो सकता है सांसद, राज्यसभा सांसद आ सकता है। राज्यसभा के लिए तो भाजपा के लिए अगला लोकसभा चुनाव फायदेमंद होगा, क्योंकि इतना बड़ा नंबर अगर 200 चला गया तो 4 या 5 भी हो सकता है, 6 होता है। और वो एनडीए के अभी आम आदमी पार्टी के 7 सांसद राज्यसभा में आए तो एनडीए का नंबर बढ़कर 141 से 148 हो गया। तो ये अगर आप जो बता रहे हैं तो ये 150 प्लस हो सकता है आने वाले दिनों में, और ये एनडीए के लिए बड़ा नंबर होगा राज्यसभा में भी धीरे धीरे 2/3 की तरफ बढ़ रहा है। तो संतोष जी जो कह रहे थे कि अब ये ईज ऑफ अलायंस होगा, तो ईज ऑफ अलायंस होगा, वहां तो कह रहे हैं कि पार्टी के वजूद के लिए एक बड़ा संकट हो जाएगा, पार्टी बनी रहेगी, इंटैक्ट रहे। तो अगर अब ईज ऑफ अलायंस होगा भी तो फिर मतलब अब आए भी तो क्या आए वाली बात हो जाएगी। देखिए, सर्टनली बीजेपी को ममता बनर्जी को अपना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का पीरियड शुरू होगा अब से, एंड टू कीप हर आइडेंटिटी इंटैक्ट उनको एक बड़े कॉन्ग्लोमरेट की जरूरत पड़ेगी, और शी विल फॉल बैक ऑन द इंडिया अलायंस फॉर दैट। बेसिकली दैट्स द पॉइंट। अब बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी ने एक साइकोलॉजिकल बैरियर को पार किया है, जो एक नॉर्थ इंडियन पार्टी, यूपी बिहार की पार्टी, उसको छोड़कर नाउ वेस्ट बंगाल विच इज कॉल्ड द फाउंटेन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल कल्चर एंड एवरीथिंग फॉर इंडिया, वहां भी दे आर इन पावर, विच मीन्स इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट बीजेपी का बहुत हद तक जो स्ट्रैटेजी है दिल्ली का, इट विल इम्पैक्ट, और उसके रिफ्लेक्शंस आने वाले समय में दिखने लगेंगे, दैट्स फॉर श्योर। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। ये जो कहा जाता रहा कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, क्या आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं, अभी पहले ये पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे चुनाव, फिर 2029 तक चले जाइए, क्या इसका रिवर्बरेशन और ये इको होता हुआ ये रिजल्ट वहां भी दिखाई देगा, या इसको आइसोलेट करके देखा जाए? इस पे आएंगे, लेकिन हमारे साथ रुपेश जुड़ चुके हैं, और क्योंकि जोरहाट से गौरव गोगोई हार गए तो सीधे गुवाहाटी चलते हैं। रुपेश, जोरहाट से गौरव गोगोई का हारना एक बड़ा सेटबैक है कांग्रेस पार्टी के लिए। गौरव गोगोई पे बड़ा दांव लगाया था, राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, और लोकसभा में तो बढ़ चढ़कर वो रखते भी हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष। क्या ये आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत, या कहें एक बड़ा वहां गौरव गोगोई को कैसे अब पोर्ट्रे करेंगे कांग्रेस के नेता के तौर पर असम में? बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, खास करके कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा, कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, उनके पिताजी यहाँ पर 15 सालों तक उनका शासन रहा, और उनकी विरासत को संभालने वाला चेहरा खुद ही असम में हार गया। और उसके बाद से बीजेपी का ये जो जश्न है, दरअसल कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी को शुरू से ही, जब से कैंपेनिंग शुरू हुई, काउंटर ही नहीं कर पाई। बीजेपी ने जो मुद्दे यहाँ पे उठाए, चाहे वो हेमंता बिश्वा शर्मा ने, चाहे वो घुसपैठियों का मुद्दा उठाया हो, या फिर उनकी जो योजनाएं थी, कांग्रेस अपने में ही उलझी रही। कांग्रेस चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तक अंदर के गद्दारों से ही लड़ती रही, और वो बयानों में भी सामने आया। कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने कहा कि हम बीजेपी से भी लड़ रहे थे और अपने गद्दारों से भी लड़ रहे थे। यानी कि अब देखिए, जिस तरह से जोरहाट सीट पर खुद गौरव गोगोई हार गए, हेमंता बिश्वा शर्मा की ये दूसरी जीत, यानी कि दूसरा उनका कार्यकाल होगा, लेकिन ये हैट्रिक लगा है, बीजेपी ने यहाँ पर हैट्रिक लगाया है। अब लोगों से ही पूछते हैं, कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा यहाँ पर था गौरव गोगोई, वो खुद हार गए यहाँ पर। हाँ, गौरव गोगोई तो यहाँ पे कॉमेडी शो दिखाने के लिए आए थे। वो संसद में अच्छा हिंदी इंग्लिश बोलते थे, लेकिन वो आसामी से नहीं बोल सकते। वो आसामिया लोगों का अस्मिताओं के खिलाफ था। आज आसामिया लोगों ने, खिलौंजा लोगों ने, इंडिजिनस लोगों ने दिखा दिया, ये आसामिया लोग कांग्रेस के साथ नहीं है। आसामिया लोग, हिंदू लोग बीजेपी का साथ है। हमारा आसाम का जो भूमि जो बांग्लादेशी लोगों ने कब्जा करके रखा है, उसका खिलाफ, कांग्रेस का खिलाफ। आप ये बताइए, गौरव गोगोई का चुनाव हार जाना, गौरव गोगोई खुद चुनाव हार गए, उसको आप कैसे देखते हैं? ये तो हारना ही था।
वो ऐसा है जो आसामीज इंडिजिनस पीपुल है वो अगेंस्ट काम करते हैं। कभी भी आसामीज लोगों के लिए कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, और सिर्फ बिहार लोगों का वोट ही देखते हैं। इसलिए तो हारना तय है, जो भी हो उसके सामने जो भी हो हारना तय था। आप ये बताइए, गौरव गोगोई के चुनाव हार जाने का क्या मतलब लगाती हैं आप? गौरव गोगोई चुनाव हार गए, क्या मतलब है इसका? बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि वो जो बीजेपी का सब क्या है, वो तो विदेही का भरा हुआ है, वो इसीलिए सब लोग सत्ता है, वो उनका माइंड पूरा समझ गया है। वो अगले आदमी से क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसीलिए उनको हटा दिया। इसलिए हमारा बीजेपी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद। तीन कारण बताइए जिससे हेमंता बिस्वा शर्मा की जीत का 3 कारण बताइए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और यूथ के लिए बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मतलब उनका मतलब। ये बताइए मैडम, ये जो बातें कही जा रही है, यूथ के लिए बहुत काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। खैर, ये तो लोग बताते ही हैं कि डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप असम को अब जाकर देखें तो पहले और अब की तुलना में बहुत बड़ा फर्क है। ये बात सच है कि सर्बानंद सोनोवाल रहे हो या अब हेमंत बिस्वा शर्मा, ये डेवलपमेंट के हिसाब से बड़े काम किए गए हैं। लेकिन ये बात जो नोटिस की गई, सरल पटेल जी अगर वहां हो तो इसका जरूर मैं जवाब लेना चाहूंगा कि बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, बहुत अंग्रेजी बोल लेते हैं, बहुत अच्छी, लेकिन असमीज नहीं बोल पाते हैं। क्या वही कैसे रिलेट करती है वहां की जनता? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी खुद से रिलेट करवा पाई, माछ भात, झालमुड़ी, बोटिंग, फुटबॉल, ये सब कारण बने, लेकिन क्या गौरव गोगोई उस तरीके से वहां के लोगों के साथ नहीं घुल मिल पाए? जो वही कह रहे थे ना, एक वहां बीजेपी कार्यकर्ता कि वो हिंदी इंग्लिश बोल लेते हैं लेकिन असमिया नहीं बोल पाते। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी कैसे बढ़ी? 2011 में एक भी सीट नहीं थी लेकिन वोट 4% मिला, 2016 में 3 सीटें मिली और वोट परसेंटेज भी बढ़ा, यहां पर वो करीब 10% के आसपास जाता है। और फिर 2021 में ये सीटें बढ़कर 77 होती हैं और वोट परसेंटेज 38 होता है। इस बार तो सीटें 200 के आसपास जा रही हैं और परसेंटेज भी काफी 50 के आसपास जा रहा है, लेकिन कितने पे आके टिकेगा ये देखना होगा। लोकसभा में 2011 में, लोकसभा अब आ रहा है, अब ये आप 2009 देख रहे हैं, 1 सीट 6% वोट, 14 में 2 सीट 17% वोट, 19 में 18 सीटें 40% वोट और 2024 में 12 सीटें और 38% वोट। तो 2000 जो लास्ट के जो 2 साल थे, यहां पर 40 से 38 हुआ, सीटें कम हुई लेकिन वोट परसेंटेज बहुत कम नहीं हुआ। एक छोटा सा सवाल मैं दादा से लेना चाहता हूं। दादा, क्या पश्चिम बंगाल के लोगों ने यह भी सोचा होगा कि बगल में ओडिशा देख लो, बगल में बिहार देख लो, डबल इंजन की सरकार में फायदा होता है? केंद्र सरकार की योजनाएं आती हैं और केंद्र सरकार लगातार, बीजेपी लगातार ममता दीदी पर यह आरोप लगा रही थी कि वो केंद्र की योजनाओं को अपने लागू नहीं होने दे रही है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो या दूसरी योजना। तो क्या डबल इंजन की सरकार में ज्यादा फायदा होगा? ये भी एक कारण हो सकता है। ममता बनर्जी का तर्क दूसरा था कि आयुष्मान योजना सबके लिए नहीं है, हमारा स्वास्थ्य साथी जो है वो सबके लिए है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो लोग बाहर आते हैं काम करने के लिए, उसके लिए आयुष्मान का जरूरत होता है। बाहर जो प्रवासी श्रमिक काम करे उसका तो स्वास्थ्य साथी कार्ड चला गया, नहीं हुआ, तो इसलिए आयुष्मान को इस तरह का व्यवहार करने के लिए वो लोगों के लिए फायदा होगा, गरीब लोगों के लिए जो बाहर में जाते हैं उनके लिए चिकित्सा का सुविधा होगा। उसमें आयुष्मान ये मुझे लग रहा है कि अभी काम किया है कुछ, अभी लगता है कि चुनाव के बाद ही एनालिसिस के टाइम लग रहा है कि क्या क्या कारण हो सकता है। तो आपको इस हिसाब से सबसे बड़ा कारण यही दिखाई देता है कि बांग्लादेश में जो हुआ उसके बाद एक खास तरह का पोलराइजेशन समाज में हुआ, बंगाल के जो इससे पहले नहीं हुआ था और उसकी वजह से ये हुआ? नहीं, वो सबसे बड़ा कारण है ध्रुवीकरण के लिए। कारण बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा था, जिसका प्रचार भारतीय जनता पार्टी किया राष्ट्रीय स्तर से राज्य स्तर पे, वहाँ पे बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने उन्होंने विक्षोभ किया, प्रदर्शन किया, मेमोरेंडम दिया, उसके ऊपर लगातार बांग्लादेश सरकार उसको नकार रहे थे, नहीं ऐसे नहीं हो रहा है, झूठ कहा जा रहा है। लेकिन झूठ तो नहीं है, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, 3100 हमला हुआ है, हमारा पार्लियामेंट का जवाब है। तो इसलिए ये इशू वहाँ का बंगाली के लिए, हिंदू बंगाली के लिए सोचा है कि हमारा भाई जो दूसरी तरफ है वो बड़ा मुसीबत है। एक बात और समझना चाहते हैं पुष्पेश सर, आप बताइए, क्या ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं जो खास तौर से 20-25% वोट पर ज्यादा रिलाय करती हैं, ये 20-25% वोट को स्कैटर करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है या इनमें से कुछ वोट तो यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है? नहीं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सफलता वो अपने पक्ष में वोट को कंसोलिडेट करने में ज़्यादा है। वोट को स्कैटर करने का काम तो विपक्षी पार्टियों ने स्वयं कर डाला। नहीं, जो कहा जाता था कि मुसलमान हमेशा स्ट्रैटेजिक वोटिंग करता है, ये देख के कि कौन जीत रहा है,
तो जब मल्टीपल उसके पास ऑप्शंस होते हैं जो असल में मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जहां उसको दिखाई देता है, तो कब ये स्कैटर होने लगा है या अब भी स्ट्रेटेजिक वोटिंग हो रही है? नहीं, मुझे लगता है ये भी एक मिथ है कि मुसलमान स्ट्रेटेजिक वोटिंग करता है या मुसलमान वोट बैंक है। ये सीधी सीधी बात है, रोजी रोटी अपने पेट की, अपनी सुरक्षा की, अपने घर दरवाजे की, अपनी महिलाओं की। यदि आदमी उसके बारे में आतंकित आशंकित है तो वो वोट निश्चित रूप से जो उसको अपना वोट बैंक समझे उसको नहीं देगा। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता लगातार आप तक जश्न की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और ये जश्न दोनों ही जगह आपको बड़े जोर शोर धूमधाम से मनाया जाता हुआ दिखाई दे रहा है।